हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूँ, यानी मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और उसमें स्कोरिंग तरीके ढूंढना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्कोर इन जेई मेंस इन 1.5 मंथ्स। आप कहोगे 1.5 मंथ्स में क्या मैं जेई में स्कोर कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हो। आप जानते हो कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण जेई मेंस का सेकेंड पेपर नहीं हो पाया, जो अब न्यूज़ में आ रहा है कि 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में हो सकता है। यानी हमारे पास 2 महीने से भी कम वक्त है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है जेई में स्कोर कीजिए 1.5 मंथ। तो चलिए देखते हैं हम कैसे स्कोर करते हैं। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड ही स्टफ मिलेंगे। आपको कोई भी प्रकार की डाउट हो स्टूडेंट लाइफ में, आप बेहिचक इस चैनल पे कमेंट कर सकते हो। तो जैसा आप जानते हैं कि मैंने कहा ये एक एजुकेशनल चैनल है, यानी सिंपल मीनिंग है हम एजुकेशन की तरह करेंगे। इसीलिए जैसे हर एक बुक्स में एक इंडेक्स होता है, हमें पता होता है हम क्या पढ़ने वाले, ठीक उसी तरीके से मैंने भी इसमें इंडेक्स सिस्टम रखा है। तो हमें पता चलेगा कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले। इस वीडियो में मैं स्टार्ट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंस बताऊँगा जेई मेन्स का, जो बहुत लोगों को पता होगा बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन के रूप में। जेई मेंस और सीईटी में क्या फ़र्क होता है, ये बहुत लोगों के बीच में डिफरेंस आते हैं और थॉट्स आते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरी चीज़, हमें हमेशा कहा जाता है कि अगर हमें 1.5 महीने में जेई में स्कोर करना तो हमें फोकस करना है। तो पहली चीज़, फोकस कैसे करें और किस चीज़ पे फोकस करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथी चीज़, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कौन सी बुक पढ़े, मीन्स हाउ टू स्टडी एंड विच बुक्स। पांचवी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जेई में आप स्कोर कर सकते हो तो मेरा इंटेंशन है 95+% इसीलिए मेरा जो पांचवा पॉइंट है हाउ टू गेट 95+%। सिक्स चीज़ है कॉमन मिस्टेक्स एंड सेवेंथ है इजी ट्रिक्स टू गेट योर आंसर करेक्ट। ध्यान दीजिए, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है इस 1.5 महीने में, इसीलिए मैंने इसे सब सेक्शंस पर भी डिवाइड किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़, व्हाट इज़ जेई मेंस। आप लोग में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि जेई के 2 पेपर्स होते हैं मेंस में। पहला पेपर जो होता है वो इंजीनियरिंग के लिए, यानी बीई एंड बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और दूसरा पेपर जो होता है वो बीआर, जिसको यानी हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए। तो ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, जो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही हमें याद आता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा है, मैथ्स को पहला प्रेफरेंस दिया है, तो इसमें कुछ तो बात होगी। जी हाँ, अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया है जेई मेंस का तो आपको पता होगा कि जो सबसे लेंथीएस्ट पेपर होता है वो मैथ्स होता है। सेकेंड चीज़, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों के जो पैटर्न्स है उस पर आपको भी फोकस करना है। इसके पैटर्न के बारे में मैं एंड में बताऊंगा कि यही ऑर्डर मैंने क्यों फॉलो किया। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि आपको मालूम होगा हर एक सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड 5 क्वेश्चन जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा, यानी उसमें आंसर नहीं होगा, आपको आंसर लिखना है। बाकी जो 20 क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर से मार्क करना है। अगर आपका आंसर गलत हो गया मार्क करते समय तो आपको -1 मार्क्स है। आप ध्यान से देखिए, 20 और -1 दोनों का कलर सेम है, यानी जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ही होंगी। आपका जेईई मेंस का पेपर जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम पेपर तो देते हैं लेकिन हमारे दिमाग में होता है कि हमारा एडमिशन कैसे होगा। कुछ लोगों के दिमाग में आने लगता है क्या मैं जेई मेंस पे फोकस करूं कि अब सीईटी पे फोकस करूं, और उन दोनों में फ़र्क क्या होगा, मैं किसको प्रेफरेंस दूं, तो वो भी मैं आपका डाउट सॉल्व कर देता हूं। जेई मेंस जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। सीईटी के बेस में, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है, अभी फ़िलहाल मैं एक एग्जाम्पल में महाराष्ट्र स्टेट ले रहा हूँ तो यहाँ पे वो पेपर 200 मार्क्स का होगा। जेई मेंस से आपको आईआईटी, एनआईटी, स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों क्रैक करना पड़ेगा। एनआईटी में आपको जेई मेंस पे हो जाएगा। स्टेट कॉलेज मतलब ऐसे कॉलेज जो आपके स्टेट में हैं लेकिन वो एनआईटी और आईआईटी नहीं है, उनके एडमिशन में आपको सिर्फ 15% कोटा जो होगा वो जेई के ऊपर होगा। यानी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके स्टेट में सीईटी होता है
और आप जेई भी दे रहे हो, तो एक स्टेट के कॉलेज में अगर 100 सीट्स है तो उसमें से 85 सीट्स के जो एडमिशन होंगे वो सीईटी के बेस पे होंगे, एंड 15 सीट्स जो है वो आपके जेई मेंस के बेस पे होंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई मेंस आपको पता है ये ऑल इंडिया लेवल का होता है, इसीलिए इसमें जो बुक्स हम प्रिफर्ड करते हैं वो एनसीईआरटी करते हैं, जबकि स्टेट में हमको स्टेट बुक्स की तरफ ध्यान देना था। टाइम मैनेजमेंट, मैं जेई मेंस में मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 75 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 3 घंटे में करना है, तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं। जबकि सीईटी में, जैसे मैंने महाराष्ट्र सीईटी को एग्जांपल लिया, तो आपको 150 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 3 घंटे में करने हैं, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन पेपर का लेवल की बात करूँ तो जेई मेंस टफ होता है एंड सीईटी मॉडरेट होता है। अब हम बात करते हैं कि 1.5 महीने में हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ है आपको फोकस करना है, तो आपके दिमाग में आएगा कि फोकस क्या करूं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेई मेंस के ऊपर चलती रहती है, उसमें से कौन सी चीज़ पे फोकस करूं। सबसे पहली चीज़ है आपको अपना सिलेबस समझना है। आपके पास एक सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, ये ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होती है, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ है, जेई में बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैं थियोरी पढूं कि सिर्फ फार्मूलाज पढ़ते जाऊं, सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करूं, तो उसका भी मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूं। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था 20 क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप है और 5 क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल बेस पे। जो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पे आते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम होते हैं, तो इसीलिए अगर आप देखोगे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे वो सब आपको प्रॉब्लम्स पे ही आ रहे हैं। जबकि अगर मैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो उसमें से मैथ्स में 95 to 100% क्वेश्चन जो होंगे वो प्रॉब्लम होंगे एंड 0 to 5% आपके थियरी होंगे। थियरी क्वेश्चंस कभी कल आ जाते हैं मैथ्स में। दूसरी चीज़ है, फिजिक्स का जो है उसमें आप देखेंगे 75 to 80% आपके प्रॉब्लम्स होंगे एंड 20 to 25% आपके थियरी होंगे। केमिस्ट्री के केस में 60 to 70% आपके प्रॉब्लम्स होंगे और 30 to 40% आपके थियरी क्वेश्चंस होंगे। तो आप समझ गए आपको किस सब्जेक्ट के थियरी को कितना पढ़ना है। क्या पढ़े, कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी एंड विच बुक्स। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा आते हैं थियरी के कंपैरिजन में, सो आप फार्मूलाज और ये सारी चीज़ों पे फोकस करें। लेकिन इनको पढ़ते समय आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि आपको बेसिक फार्मूलाज भी पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े फार्मूलाज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है, समझो वॉल्यूम, उसमें किसी स्पीयर का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमको उस वॉल्यूम का ही फार्मूला नहीं आता, तो आपको वॉल्यूम, एरिया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सेकेंड चीज़, आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस भी याद रखने हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में यूज़ हो सकते हैं, तो इनको भी पढ़ना है। तो मतलब आप प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे एंड आप ऐसे बेसिक फार्मूलाज भी पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कहा कि आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, तो उसमें आप चैप्टर वाइज जाइए प्लस आप टॉपिक वाइज पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स का एक बेसिक एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन पहला चैप्टर होता है। जब मुझे किसी ने बोल दिया जेई मेंस में सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें से मुझे क्या पढ़ना है। तो जब आप उसके सब टॉपिक देखते हो, जैसे उसमें एक एग्जाम्पल आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स, तब आप बोलोगे ओके मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ना है, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ सकते हो। जो टॉपिक में नहीं है उसको आप इग्नोर मार सकते हो, इससे आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि हमें 1.5 महीने में ही स्कोर करना है। बुक्स कौन सी प्रिफर करनी है, हमें एनसीईआरटी 11th एंड 12th। याद कीजिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी 11th भी, हम 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कभी कभी 11th के बेस पे भी आ जाते हैं। नोट्स भी चाहिए, जो आपके क्लासेस के नोट्स हो या आपके खुद के नोट्स हो, प्लस ऑनलाइन टीचिंग चाहिए। ऑनलाइन टीचिंग का आप टेंशन मत लीजिए, वो चीज़ को मैं कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद अभी मैं ऑनलाइन टीचिंग ही स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको फ्री लेक्चर्स रहेंगे, कोई भी देख सकता है, और वो आपके टॉपिक्स भी फटाफट चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे। हम शायद आधे घंटे या 1 घंटे में हम 2 चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। आपको डेली वो 2 चैप्टर देखना है, फिर उसको दिन भर प्रैक्टिस करना है, एंड फिर नेक्स्ट तो मैं स्टार्ट फिजिक्स से करूंगा, आपके रिस्पॉन्ड के हिसाब से मैं केमिस्ट्री एंड मैथ्स पे भी चला जाऊंगा, एंड मैं फिजिक्स तभी स्टार्ट करूंगा जब आपका रिस्पॉन्ड इस वीडियो पे भी अच्छा आएगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 1.5 महीने की बात कर रहा हूँ तो मैं 95 परसेंटाइल के ऊपर की बात कर रहा हूँ। मेरा स्कोर का जो सिंपल मीनिंग है वो 95 प्लस अबाव है, तो आप समझ सकते हो कि मैं एक बड़े गोल की बात कर रहा हूँ। अब पहली चीज़ आती है कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्या मेरे दोस्त को ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है, क्या नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपको मालूम होगा एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 2 सेशन होते हैं जेई मेंस के। तो समझिए पहले सेशन में 12,000 बच्चे बैठते हैं
एंड आपका जो रैंक आया उसमें 8000 बच्चे आपसे पीछे हैं, मतलब आपका रैंक करीबन 4000 आया। So what is your percentile? So percentile is calculated based on saying that the total number of students or candidate behind you divided by the total number of candidate appeared in the exam। मतलब सिंपल सी चीज है, जितने लोग आपसे पीछे हैं डिवाइडेड बाय जितने लोग ने पेपर दिया इंटू 100, एक परसेंटेज होने का, यानी यहाँ पे आएगा 8000 डिवाइडेड बाय 12000 इंटू 100 जो आएगा 66.66666। याद रखिए जब आप परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे 7 डिजिट तक किया जाता है ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। सेम चीज़ समझिए सेकेंड, समझिए आपका मैं सेशन 1 में आपको 180 मार्क्स आया और आपका रैंक था 4000, तो इट इज़ 8000 डिवाइडेड बाय 12000, जितने पीछे है वो मैटर करता है। सिमिलरली एक दूसरा बच्चा है जिसने सेशन 2 दिया, उसको 170 मार्क्स आया और उस समय 24000 बच्चे बैठे थे और 16000 आपसे पीछे है, तभी भी उसका परसेंटाइल सेम आएगा 66.66667। सो यहाँ पे जो कैंडिडेट ए था और कैंडिडेट बी था दोनों को लगभग सेम मार्क्स आए हैं, लेकिन सेम परसेंटाइल आया है, लेकिन अगर आप देखते हो मार्क्स में फ़र्क है, ए को 180 मिला है, बी को 170 मिला है, तो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दोनों के परसेंटाइल सेम है। इसीलिए फिर हम नॉर्मलाइजेशन करते ताकि हम रैंक को बना सकें। तो रैंक बनाते समय उसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। याद आया मैंने आपको कहा था इस ऑर्डर का भी कुछ मैटर है, तो मैथ्स जो लेंथी भी होता है उस पर आपको फोकस भी करना है, प्लस उसके मार्क्स को ही पहला प्रेफरेंस। तो जिस बच्चे ने मैथ्स में स्कोर कर लिया ज़्यादा, समझिए वो बच्चा रैंक में भी काफ़ी ऊपर आ जाता है। फिर अगर दोनों बच्चे का मैथ्स का मार्क्स सेम है, जेई मेंस का, तो उनके फिजिक्स के मार्क्स को चेक किया जाता है। अगर उनके फिजिक्स के मार्क्स भी सेम है तो उनके केमिस्ट्री के मार्क्स को चेक किया जाता है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि तीनों में भी बच्चा सेम है तो उनका एज देखा जाता है, जो बच्चे का एज ज़्यादा है उसके रैंक ऊपर हो जाता है। अब आपके क्वेश्चन में आता है कि मुझे 95 प्लस परसेंटाइल लाना है, लेकिन 95 मतलब कितना मैं स्कोर करूं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो टोटल मार्क्स है उसका 95% मार्क्स में ला दूं तो मेरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक बात समझना है, मेरे एक एनालिसिस पे मैंने देखा है कि करीबन 2/3 मार्क्स जो आपको मिलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 95 परसेंटाइल होता है। यानी किसी बच्चे को 200 आउट ऑफ 300 मिला है अभी की करंट सिनेरियो में, तो वो 95 परसेंटाइल तक हो सकता है। बट आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। इस बार बच्चों को बहुत अच्छे चांस मिले, कोरोना के और लॉकडाउन के कारण उनका पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, इसीलिए उनको लर्निंग टाइम भी बहुत ज़्यादा मिला है, तो स्कोर बढ़ सकता है। नेक्स्ट, आपको ये कॉमन मिस्टेक्स नहीं फॉलो करने हैं 1.5 मंथ में। पहला चीज़ है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। यहाँ पे आपको क्वालिटी देखना है कि क्वांटिटी। बहुत लोगों के दिमाग में आता है जेई मेंस में बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं एक सिंपल सा एक डेफिनेशन बताता हूँ, इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। मतलब आप 10 किताबें पढ़ोगे एक बार, उससे बेटर है आप एक ही किताब पढ़ो, लेकिन वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बता दिया NCERT 11th, NCERT 12 आपके नोट्स और शायद आगे मेरे लेक्चर्स। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, पहला बिफोर एग्ज़ाम एंड दूसरा ड्यूरिंग एग्ज़ाम। बिफोर एग्ज़ाम में क्या, आपने मेरा वीडियो देखा, आप इंस्पायर्ड हुए, आपने बोला ठीक है आज से हम पढ़ाई चालू करते हैं, रोज़ 4 घंटा पढ़ेंगे। आपने 4 घंटा तो बोला, लेकिन आप दिन में टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको वो भी एक चीज़ देखना है कि अगर आपने सोचा कि मैं इतना टाइम स्पेंड करूँगा तो उसको मैनेज करने का तरीका भी सीखिए। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको होगा, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप एग्ज़ाम में एक्चुअली बैठे हो। जैसे मैंने आपको बोला मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, तो जब कभी आप मैथ्स के पेपर पे फोकस करने लगते हो तो आप अपना बहुत सारा टाइम उसी पेपर पे डाल देते हो और फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर रह जाते हैं। इसीलिए आपको दोनों मैनेज करना है। अब आपने मेरा वीडियो देख लिया, आप बहुत खुश हो गए, आप बोलोगे मैं कैसे स्टार्ट करूं, मुझे स्टार्ट तो करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1.5 मंथ में हो जाएगा। मैंने आपको बुक्स बताए हैं, आप मेरे वीडियोस आगे फॉलो करते रहिए, आपका सब कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। क्वेश्चन रीडिंग, कभी कभी ऐसा होता है हमने कोई टॉपिक पढ़ा है और उसी टॉपिक के ऊपर पेपर में आ गया और अपने को डायरेक्ट आंसर आ गया, हमको मालूम पड़ गया अरे इसका आंसर तो ये है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक ऐसा फीलिंग आता है ये JEE मेंस है, इतना आसान से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वो आसान नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा है इसलिए आपको आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है आपके मन में आता है कि मेरे को इतना इजीली आंसर आया मतलब गलत हो सकता है, तो आप कुछ ना कुछ और सोचते हो और उस क्वेश्चन को गलत कर देते हो। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हो उसमें से ही पेपर आएगा। तो एक सिंपल सी चीज़ है, JEE मेंस में कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, वो सिलेबस से ही रिलेटेड आता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सोचना है।
आपको एक गलती और नहीं करनी है, जो आप नोट्स बनाते हो और रिवीजन, कभी कभी क्या होता है बच्चे नोट्स बनाते हैं लेकिन कभी उसको पढ़ते ही नहीं, या कभी कभी नोट्स ही नहीं बनाते, उनको लगता है मैंने लेक्चर सुन लिया मेरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको नोट्स बनाना है, उसको टाइमली मैनर में रिवाइज करना है। रिवीजन मतलब सिंपल, आप बोलो कि मैं मंडे टू फ्राइडे जो भी पढ़ूंगा मैं सैटरडे संडे रिवाइज करूंगा, बहुत आसान हो जाएगा। लैक ऑफ एनालिसिस, लैक ऑफ एनालिसिस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कभी कभी हम एनालिसिस ही नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि मैं एक हफ्ते में 6 चैप्टर पढ़ूंगा, और आप देखते हो आपका 3 ही दिन में 6 चैप्टर हो गया, तो आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है। आपको लगा है कि मैं 6 करूँगा, लेकिन आप 3 ही कर रहे हो, 3 ही दिन में उसको करते रहे हो, तो आपको थोड़ा और करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप बोलते हो मैं 6 करूँगा, लेकिन आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको 3 या 4 ही चैप्टर हो रहे, तो आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर एक हफ्ते कि मैं बराबर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर जैसे मैंने बात की थी, उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए होते। समझ लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको उसका आंसर सिर्फ 3 डिजिट तक लिखना है, तो 4.1235 आपको आंसर आया। अब आप सोचते हो मैं 3 डिजिट में इसको 4.123 लिखूं या 4.124 लिखूं, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको वैसे ही रहने देते हैं सिर्फ 3 डिजिट तक। यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर आपका आंसर का लास्ट डिजिट, मतलब आपको 3 डिजिट बोला, आप 4 डिजिट तक निकालिए, उसके आगे मत निकालिए। भले आंसर आ रहा है लेकिन फिर भी मत निकालिए। जितना डिजिट बोला उससे 1 डिजिट आगे कीजिए। अगर उसके आगे वाला डिजिट 5 से कम है तो उसको राउंड ऑफ मत कीजिए, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 4.1235 को उस बच्चे ने आंसर लिख दिया 4.123, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 4.124। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप डरिए मत, लैक ऑफ होप मत करिए कि आपको लगेगा कि 1.5 महीने में नहीं हो पाएगा। अगर आप भरोसा करेंगे आपसे बेहतरीन होगा। मैं तो 95 परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, आप 100 परसेंटाइल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी है। इजी ट्रिक्स हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि एक अच्छा आंसर ढूंढ ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायमेंशन एनालिसिस। याद है मैंने आपको बोला एनसीईआरटी 11th भी बहुत काम में आता है। डायमेंशन एनालिसिस कभी कभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि किसी एक पर्टिकुलर, आपको क्वेश्चन आया कि किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का फॉर्मूला बताइए, उसमें ऑप्शन दिया ABCD। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझिए आपको बोला वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए, आपको बहुत सारे दिए। अब आपको कंफ्यूज हो रहा है कि वेलोसिटी का क्या बनता है, लेकिन आपको मालूम है वेलोसिटी की तो SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो उसका डायमेंशन भी आपको पता है। तो आप सिंपल चीज़ है, आप सबके डायमेंशन ढूंढ लीजिए SI यूनिट डाल के, और जिसका डायमेंशन इससे मैच होता है वही उसका फॉर्मूला। तो कभी कभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बेसिक ट्रिक्स भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का एक आंसर तरीका होता है, ये खासकर मैथ्स में इस्तेमाल होता है। जब आपको कुछ इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं जहाँ पे एक्स वाई के वैल्यूज ढूंढने होते हैं, तो आपको वो वैल्यू ढूंढने के जगह पे आप सीधा अपना आंसर्स को उठा के उस पर डाल सकते हैं, एंड वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो वही उसका आंसर है। एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर काफ़ी काम में आ जाता है, बट मैं बोलता हूँ कि आप तभी इसको इस्तेमाल कीजिए जब आप थोड़ा बहुत श्योर हो। कभी कभी क्या होता है, हमको 4 ऑप्शन दिया और 4 ऑप्शन में से आपको मालूम है ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, और फिर 2 ऑप्शन बचे, फिर आपने उसमें सोचा और आपने बोला ये भी नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास सीधा करेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि बचता तो एक ही है। आपको आंसर चाहिए वो कैसे भी आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रीडिंग एंड रिमेंबरिंग स्किल। ये चीज़ कब आती है, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तब। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, आपको मालूम है इसका जो आंसर का जो रेंज होता है वो करीबन इतने में ही आता है, तो आपको वही आंसर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिक्स में आपने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको डी और कैपिटल डी के बारे में बताया जाता है। ये खासकर आपके बैंडविड्थ के बारे में ढूंढते समय, जब हम ये ढूंढते हैं जो आपका पैटर्न फॉलो होता है उसके विड्थ, ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड के विड्थ कितनी होती है। उस समय स्मॉल डी की वैल्यू आपको मालूम होगी हमेशा मिलीमीटर में होता है, और कैपिटल डी जो होता है वो सेंटीमीटर, मतलब वो करीबन 80 सेंटीमीटर टू 1 मीटर के बीच में आता है। तो अगर आपको स्मॉल डी ढूंढने को बोला है, जो दोनों सोर्सेस के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो उसको आपको मालूम है वो मिलीमीटर में हो सकता है, तो आप उस चीज़ को सिंपल से आपके आंसर में आपको मालूम पड़ जाएगा ये आंसर हमेशा मिलीमीटर में आता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और आपको जब वहाँ पे ऑप्शंस में कुछ मीटर में दिया है तो आप उसको सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें तो आपको फॉलो जो मैंने बोला वो तो करनी है, और मिस्टेक्स नहीं करनी है, और आप बहुत इजीली
आप इसको स्कोर कर जाओगे। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था जो बोलते हैं मुझे स्टार्ट करना है लेकिन स्टार्ट करने का समझ में नहीं आ रहा, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी इस वीडियो के रिस्पॉन्ड पे मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा। सो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हम इसको चालू करेंगे। मैं पहले शायद फिज़िक्स से स्टार्ट करूंगा और हर दिन 2-2 चैप्टर्स डालूंगा जो बहुत इजीली 10 दिन में आपके 20 चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री और सिमिलरली मैथ्स। सो आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर ही मैं देखूंगा। प्लस ये सिर्फ जेई के लिए नहीं है, ये जो चैनल है ये आपको आईआईटी इंजीनियरिंग, आपको कैसा भी डाउट हो, प्लेसमेंट किस तरीके से लेना है, इंटरव्यू में किस तरीके से बात करना है, आपको प्रोजेक्ट कैसे इस्तेमाल करना है, पेपर राइटिंग कैसे होने चाहिए, आंसर्स कैसे होने चाहिए, आपके भाई बहन को जो भी चीज़ की डाउट्स है एजुकेशन रिलेटेड, आप सब इस पर डाल सकते हो। आपका जो भी रिक्वेस्ट रहेगा उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एम यहाँ पे है कि लोगों का जितना भला हो सके उतना। क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंडिया में 70% पॉपुलेशन जो होता है वो रूरल इंडिया में होता है। कभी कभी वहाँ पे स्कूल नहीं पहुँचा रहता लेकिन मोबाइल पहुँच गया रहता है। तो हम इस मोबाइल इंटरनेट के ज़माने में हम उनका भला कर सकते हैं। तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।